हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य में सिलेक्शन वाली प्रश्नोत्तरी, अर्थात बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैं बता दूँ, आज यह हम लोग की 34वीं क्लास होने वाली है। लगभग हम लोगों ने 33 क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, आई होप वो क्लासेस आप लोग को बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है कि पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका मतलब है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 तो हैं। तो देखते हैं। तरुण तपस्विनी, ये भी देखिए किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। ठीक है, तरुण तपस्विनी। और दूसरा क्या है? रज़िया बेगम या रंग महल में हलाहल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी किशोरी लाल गोस्वामी जी का ही उपन्यास है। और ये वाला ऑप्शन है राजकुमारी, बिल्कुल ये भी जो है किशोरी लाल गोस्वामी का है, अर्थात तीनों जो है किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। बाकी चौथा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ये जो है इनका नहीं है, भोजपुर का ठग। ठीक है, अर्थात ये है किसका? तो आप लोग याद रखिए, भोजपुर का जो ठग उपन्यास है ये है गोपाल राम गहमरी का। ठीक है, गोपाल राम गहमरी, क्लियर। और बाकी राजकुमारी, रजिया बेगम, रंगमहल में हलाहल, तरुण तपस्विनी, ये जो है किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो हम लोग अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा। दूसरा है पुनर्नवा। तीसरा है टेढ़े मेढ़े रास्ते। चौथा ऑप्शन है वैशाली की नगरवधू। तो बहुत ही सरल प्रश्न है यह। इसमें बताना है कि कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक नहीं है। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट नाम से ही स्पष्ट है। तो ये वैसे आप लोग अगर इसके कुछ पात्रों को भी पढ़े होंगे तो उससे अंदाज़ा लग जाएगा। तो जो पहला वाला उपन्यास है हज़रत प्रसाद द्विवेदी जी का है, यह बिल्कुल है ऐतिहासिक उपन्यास। दूसरा भी पुनर्नवा उन्हीं का है, ये भी है ऐतिहासिक उपन्यास। फिर है वैशाली की नगरवधू, ये है चतुर सेन शास्त्री जी का। ठीक है, यह भी ऐतिहासिक उपन्यास में ही आता है। तो बचा कौन सा? सी वाला ऑप्शन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये जो है ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये है किसका? ये है उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का। क्लियर। अगला प्रश्न है कि एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? ठीक है, ये प्रश्न वैसे हालांकि बहुत लोग को ये इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी कोई भी प्रश्न छोटा बड़ा नहीं होता भैया। ठीक है, एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो इसका जो है हम लोग देखते हैं। एक घूंट ये एकांकी है, किसका लिखा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। दूसरा है सेठ गोविंद दास। तीसरा है जयशंकर प्रसाद। चौथा ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर। तो एक घूंट एकांकी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो जबकि राम कुमार वर्मा जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है बादल की मृत्यु। और लगे हाथ जान लीजिए आप लोग, जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकी भोर का तारा। ये सब बहुत ही परंपरागत तो काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। भोर का तारा एकांकी, बादल की मृत्यु, एक घूंट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह प्रसाद जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का कथन है? पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त नाटक। दूसरा है चंद्रगुप्त नाटक। तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु नाटक। चौथा है जन्मेजय का नागयज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त जो नाटक है। और यह जो कथन भी है, पात्र हैं चाणक्य, उन्होंने जो है चंद्रगुप्त से कहा था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। पहला ऑप्शन है कोमल गांधार। ठीक है, और दूसरा है पोस्टर। तीसरा है एक और द्रोणाचार्य। और
चौथा ऑप्शन है अरे मायावी सरोवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, ये जो है शंकर शेष जो है द्वारा लिखित नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1977। इसमें जो है 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला यह नाटक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की एकता को प्रतिपादित करने वाला, तो पहला वाला ऑप्शन है नील देवी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है रक्षाबंधन, तीसरा ऑप्शन है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली भी बहुत ही अच्छा नाटक है, पढ़िएगा आप लोग। और चौथा ऑप्शन है सागर विजय। तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है बी वाला ऑप्शन। ठीक है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यह 1934 ईस्वी में लिखा गया था और इसके नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक है, हरि कृष्ण प्रेमी। यह जो नाटक है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है। बाकी नील देवी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। सागर विजय उदय शंकर भट्ट। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण नाथ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पहला ऑप्शन है चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, और दूसरा है गोरा बादल की कथा, और तीसरा ऑप्शन है कुतुब शतक, और चौथा ऑप्शन है भाषा योग वशिष्ठ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानी जाती है चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और एक ये रचना है भाषा योग वशिष्ठ, इसको आप लोग याद रखिए। ये राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी। और इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग याद कीजिए, क्योंकि पूछ सकता है भाई, सिर्फ हो सकता है भाषा योग वशिष्ठ पुस्तक का प्रकाशन वर्ष ही पूछ ले। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि अमन के राग के लेखक हैं। अमन के राग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है शमशेर बहादुर सिंह, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अमन के राग जो पुस्तक है उसके लेखक हैं दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका। और इन्हीं का एक कविता है शमशेर बहादुर सिंह का सलोना जिस्म। ठीक है, सलोना जिस्म, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनका। और इतने पास अपने तो आप लोग को पता ही होगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है पेशोला की प्रतिध्वनि, दूसरा है अंधेरे में, तीसरा है राम की शक्ति पूजा, और चौथा ऑप्शन है असाध्य वीणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, अंधेरे में लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। और मुक्तिबोध की और भी अन्य रचनाएं मैं बताऊं, ब्रह्म राक्षस याद रखिए, भूल गलती, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये सब इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं, ब्रह्म राक्षस और भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, और इनकी लंबी कविता की बात करें तो अंधेरे में जो इनकी कविता है लंबी कविता में मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि पूर्वा कविता किसकी है। ठीक है, पूर्वा कविता किसकी है। तो पहला ऑप्शन है अज्ञे की है, दूसरा है मुक्तिबोध, और तीसरा है निराला, चौथा ऑप्शन है प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञे। ठीक है, और पूर्वा का प्रकाशन वर्ष आप लोग याद रखिए 1965 ईस्वी। पूर्वा अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। अज्ञे जी की और भी रचनाओं की बात करें तो जैसे भग्नदूत है, ठीक है, भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर छड़ भर, ये सब जो है अज्ञे जी की महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत के रचयिता कौन है। व्यक्तिगत किसका काव्य संग्रह है। पहला वाला ऑप्शन है शमशेर जी का, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, चौथा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र।
व्यक्तिगत भवानी प्रसाद मिश्र जी का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1973 ईस्वी है। ठीक है। और एक मैं बता दूं, याद आ रहा है मुझे, एक है कहानीकार उदय प्रकाश। उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद जी को कविता का गांधी कहा है। हाँ, कविता का गांधी अगर आए किसे कहा है, किसे कहा गया है, तो आपको बताना है भवानी प्रसाद मिश्र। और किसने कहा है? उदय प्रकाश ने। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अभी ऐसे याद आया तो मैं बता दे रही हूँ कि कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा गया है उदय प्रकाश द्वारा। अगला प्रश्न है कि लहर किस विधा की रचना है? लहर किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है नाटक विधा, दूसरा है काव्य, तीसरा है निबंध विधा, चौथा ऑप्शन है उपन्यास। तो लहर है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा। ये जो है काव्य संग्रह है। ठीक। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबद्ध हैं? पहला ऑप्शन है प्रगतिवाद युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावादोत्तर युग, चौथा है छायावाद युग। तो सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि हैं, ये याद रखिए आप लोग। अब इनकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे कि प्रकृति का सुकुमार इनकी कवि भी इन्हें कहा जाता है। और इनकी रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित है ये पूछा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन है क्वासी, दूसरा है रश्मि रेखा, और तीसरा है उर्मिला, चौथा ऑप्शन है कुमकुम। तो बाल कृष्ण शर्मा का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है कुमकुम। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिए 39 ईस्वी 1939। और इसके अतिरिक्त इनके नवीन अन्य काव्य संग्रह में जैसे कि सब तो दिए हुए हैं, सब इन्हीं के ही हैं। हाँ, क्वासी, ठीक है, रश्मि रेखा, ठीक है, उर्मिला। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहला वाला ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल अंचल, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी काव्य में रामेश्वर शुक्ल अंचल मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, ये छायावाद युग के उत्तरार्ध के कवि के अंतर्गत आते हैं। और हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। पंत का, जैसे कि मैंने बताया, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे पॉइंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतना ही। आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।